हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग सोनोमीटर या मोनोकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये होता क्या है, ये बेसिकली एक डिवाइस है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें हम लोग वेव की वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, वेव की वेलोसिटी निकालेंगे। और जैसा कि पिछली बार हमने दो रिजिड एंड पर वेव स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस की थी, और उसमें हम लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना था कि जब रेजोनेंस करने लग रही थी तब वेलोसिटी क्या थी। तो ये उसी पर बेस्ड है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो है क्या, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप which is based on resonance in the string. It is an experimental setup which is based on resonance in the string. और क्या काम करते हैं, इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड, सिंपल सा, वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए। इट इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है बेटा। तो इसका यूज होता है वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए। होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कैसा, ये समझ लेते हैं जरा, ध्यान देना वाला। इस तरीके से ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल होगी, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल में ये एंड है, इस एंड पर एक वायर को ऐसे अटैच कर दिया है, और दूसरे एंड पर यहां पर एक स्मूथ लाइट पुली फिक्स है, और उससे एक हुक है, और इससे एक मास को लटका दिया गया, लेट से एम मास। तो इधर अगर देखेंगे तो इस एंड और इस एंड पर ये स्ट्रिंग जो है वो फिक्स हो गई है, यानी कि दो रिजिड एंड इसके हो चुके हैं। तो दो एंड पर ये फिक्स है। उसके अलावा भी क्या किया, दो मूवेबल सपोर्ट ले लिए। भाई ये तो डिस्टेंस फिक्स है, अब अपन लोग को ये देखना है इसमें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल कितनी लेंथ पर रही है। तो दो मूवेबल यहाँ पर सपोर्ट ले लिए, ये दो मूवेबल सपोर्ट है। इन दोनों मूवेबल सपोर्ट को नाम दिया गया ब्रिजेस। तो यहाँ पर मूवेबल ब्रिजेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो होगा क्या बेटा, इस मास की वजह से यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी, और टेंशन से हम लोग इसमें स्पीड कैलकुलेट कर ले जाएंगे। वेव की स्पीड कितनी होगी, बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। लेकिन जब वेव प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए तो अपन को फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। भाई टी बाई म्यू तो ठीक है, लेकिन बात ये म्यू कितना ले हम लोग, लेंथ कितनी ले, तो वेव की स्पीड निकालेंगे कैसे, समझो। यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे बेटा, ये ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, और इसकी ये प्रॉन्ग्स है, ये प्रॉन्ग्स है ट्यूनिंग फॉर्क की। अब क्या होगा, प्रॉन्ग्स को ऐसे वाइब्रेट कराया। वाइब्रेट कैसे कराएंगे, किसी भी टारगेट पर जाकर के प्रॉन्ग्स को ऐसे करके टच कराना है या स्ट्राइक करना है। तो जैसे ही प्रॉन्ग्स को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होंगी, ये ऐसे करके वाइब्रेट करना चालू हो जाएंगे। तो वाइब्रेट करना चालू होंगे तो यहां पर कुछ ऐसा होगा, ऐसे ये वाइब्रेट करेंगे, ये भी वाइब्रेट करेंगे। तो पास वाले जो एयर के पार्टिकल्स होंगे बेटा वो भी वाइब्रेट करेंगे, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इधर पर एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, अपने आप से एक वेव पल्स जो आएगी वो इसके ऊपर बन जाएगी, जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में हमने लेट कर लिया। अच्छा, ये जो पल्स जब बनी है तो मैंने लेट कर लिया कि फिर देखा, फिर ये जो वेजेस हैं इनको हमने देखा कि अगर, हाँ, इसके ऊपर एक काम और करते हैं कि हमने देखा रेजोनेंस की कंडीशन कहां पर आ रही। अब रेजोनेंस की कंडीशन तो वहां पर होगी जहां पर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे, और वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे वहां चेक कैसे करें, तो वहां पर चेक करने की कंडीशन ये है कि इधर पर एक पेपर राइटर ऐसे लगा देते हैं। पेपर राइटर मतलब कोई पेपर लिया, उसे फोल्ड किया और ऐसे ऊपर लगा दिया।
तो जैसे ही ये पेपर राइडर मैंने लगाया, अब अगर रेजोनेंस की कंडीशन आ गई होगी, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी आ चुकी होगी स्ट्रिंग की, तो ये पेपर राइडर अपने ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा। मुझे पता लग जाएगा कि अगर ये अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है तो ये बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन में आ चुका है। यानी अब जो फ्रीक्वेंसी इसकी है, जो सोनोमीटर का मतलब हो गया, ये प्रोंक्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये तो फ्रीक्वेंसी नोन होगी, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ये पेपर राइडर हो गया। तो जैसे ही क्या किया, इसे वाइब्रेट कराया, वाइब्रेट कराने पर कुछ लेंथ पर, हर एक लेंथ पर बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं वो मिलेगी, किसी लेंथ पर वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मान लो शुरू में इसमें अच्छे खासे वाइब्रेशन नहीं हुए, बाद में मैंने लेंथ चेंज की, हो सकता है इसमें अच्छे खासे वाइब्रेशंस हो गए होंगे, और वही फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। यहां तक तो बात क्लियर है। मैंने लेट कर ली ये वाली, तो लेंथ एल है। अब अगर ये वाली लेंथ एल है जहां पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता था एन बी अपॉन में 2l, वेयर एन क्या था, एन थे नंबर ऑफ लूप। क्या पता इसमें एक लूप बन रहा, 2 लूप बन रहे, 3 लूप बन रहे, 5 लूप बन रहे, 10 लूप बन रहे, जितने भी लूप बन रहे होंगे, तो यहाँ पर एन क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ लूप हो गया। तो फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू आ गई अपने पास में एन बी बाई 2l, यानी एफ इक्वल टू एन अपॉन 2l, तो मैंने बाहर निकाल लिया। बी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो बात ये है, ये तो मैंने लिख दिया बी की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी तो आ गई अपने पास में n बाई 12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अगर मैं यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो b की वैल्यू भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि कितने नंबर ऑफ लूप बन रहे हैं। मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी यहाँ पर सोनोमीटर की, n बाई 12 इसकी वैल्यू गिवन होगी। अब इनमें से कोई एक चीज पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो अपने पास में एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, दैट इज कॉल्ड द सोनोमीटर, वो हाँ, दैट इज कॉल्ड द सोनोमीटर और मोनोकॉर्ड। अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, किस तरीके से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ध्यान देना जरा। मान लो कि ऐसे ही कोई सेटअप है सोनोमीटर का, ये कोई सोनोमीटर का एक सेटअप है। यहां पर पुली और इसके ऊपर से वायर निकला हुआ ऐसे। इधर लेट से कोई मास है, मैंने लेट कर लिया कि ये जो मास है वो है 10 kg का। उसके बाद में यहां पर इसकी लेंथ है 1 मीटर इसकी, और इधर ये जो वेजेस है मूवेबल वेजेस, वो एक तो ये हो गई और एक मूवेबल ब्रिज यहां पर हो गया। अब अगर यहां पर देखा जाए, न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है कि इस वाले में ये लेंथ 1 मीटर है, इसकी मास पर यूनिट लेंथ कुछ होगी। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ फिक्स एंड केवल यही नहीं है भाई, फिक्स एंड तो इसके और इसके बीच में भी है, इसके और इसके बीच में भी है, और इसके बीच में भी है। तो इन सब जगह स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी, यानी कि दो फिक्स एंड के बीच में जब वेव अपने पास में प्रोड्यूस हुआ करती, स्टैंडिंग वेव भी होती थी, उसमें जितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होंगी सबकी। तो मैंने लेट न्यूमेरिकल में जो कि मैंने कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो F1 है, यहाँ पर जो आ रही है वो F2 है, और यहाँ पर जो आ रही है वो F3 है। इन तीनों की लेंथ भी अलग अलग हो गई, तो लेंथ भी डिवाइड कर दी गई। ये वाली लेंथ हो गई L1 वायर की, ये वाली लेंथ हो गई L2, और ये वाली लेंथ हो गई L3। अब इसमें एक चीज पूछ ली गई, इसमें ये पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो किसका, L1 L2 और L3 का रेशियो क्या हो। वो L1 L2 का रेशियो, वो रेशियो नहीं, मुझे इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। किसकी, L1 कितना होगा, L2 कितना होगा और L3 कितना होगा। और गिवन है इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का रेशियो, गिवन है फ्रीक्वेंसी का रेशियो, और फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो इसमें दे रखा है वो 1:2:3 है। तो गिवन है फ्रीक्वेंसी का रेशियो यानी F1 रेशियो F2 रेशियो F3, ये दे रखा है 1:2:3। बच्चे ये बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगर मुझे यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड L1, L2 एंड L3।
और ये भी गिवन है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होनी भी चाहिए भाई, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो निकालते हैं, ध्यान देना। पहले तो एक इक्वेशन अपन लोग आराम से एक जगह से बना लेंगे, और वो तो ये होगी कि इस पूरी लेंथ का जो सम है वो बेटा 1 मीटर के इक्वल है। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1 के इक्वल हो गया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन अपन लोग फ्रीक्वेंसी से बना सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा, तो F1 की तो वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर जो नंबर ऑफ लूप बन रहे होंगे वो देखेंगे। वो मैं ये कह रहा हूं ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है, तो कुछ नहीं गिवन होता तो भी यही माना जाता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैंने लेट कर ली, सारी की सारी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल में, ये सारी की सारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर फंडामेंटल है तो F1 की तो वैल्यू आ जाएगी बेटा B अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L1, क्योंकि वेव की स्पीड एक ही मीडियम है, एक ही स्ट्रिंग है, तो सेम रहेगी। यूनिफॉर्म मैंने कह दिया, क्रॉस सेक्शन का वायर है। F2 की तो वैल्यू आ जाएगी बेटा B अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L2, और F3 की जो वैल्यू आएगी वो B अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L3 आ जाएगी। अब इनके अगर रेशियो की बात की जाएगी तो F1 रेशियो F2 रेशियो F3 जो है भाई वो क्या दे रखा है, F1 रेशियो F2 रेशियो F3, और ये दे रखा है 1 रेशियो 2 रेशियो 3। यही तो F1 की जगह अपन लोग लिख सकते हैं B/2L1 रेशियो B/2L2 रेशियो B/2L3 इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। B/2 सभी में कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3 इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो अगर यहां पर अपन लोग देखेंगे तो L1 L2 L3 का रेशियो क्या आएगा भाई, ये इनवर्स है तो इसे करेंगे ये उल्टा रेशियो दे जाएगा, तो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 इक्वल टू 1/2 1/3, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 1, इनवर्स रेशियो। मतलब अपन लोग यहां से लिख सकते हैं बेटा कि L1 अपॉन L2 दैट इज 3/2। तो मैं यहां से L2 की वैल्यू अगर निकालूं तो 2/3 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा, और ऐसे ही मैं लिखूंगा L1 अपॉन L3 दैट इज 3/1, तो L3 की तो वैल्यू आ जाएगी L1/3। अब ये L2 और L3 की वैल्यू L1 के टर्म में आगे उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो बेटा इक्वेशन 1 थी क्या अपने पास में, इक्वेशन 1 थी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू 1 है। L1 की जगह तो L1 ही रहेगा, L2 की जगह अगर हम लोग बात करेंगे सो L2 क्या था अपने पास में बेटा, L2 तो था 2/3 टाइम्स ऑफ L1, तो L2 की जगह लिख देंगे 2/3 टाइम्स ऑफ L1, सो 2/3 टाइम्स ऑफ L1, और L3 तो L1/3 ही था इक्वल टू 1। एलसीएम अगर इसका लिया जाएगा बेटा तो वो तो 3 आ गया, तो ये बन गया 3L1 प्लस 2L1 प्लस L1 इक्वल टू 3, यानी 6 टाइम्स ऑफ L1 इक्वल टू 3 3 जाना 9, सो L1 की वैल्यू आ गई 9/6 एंड 9/6 इज 3/2। सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 3L1 प्लस 2L1 प्लस L1 मीन 6L1, ये 1 है, सॉरी। तो यहां पर बना 3, तो 3/6 एंड 3/6 अगर अपन लोग देखेंगे तो वो आ जाएगी 1/2। तो L1 की तो वैल्यू आ गई बेटा 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। अब L2 अगर निकालोगे तो L2 तो यार 2/3 टाइम्स ऑफ L1 था, और L1 की वैल्यू है 1/2, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गई 1/3 मीटर। अब बची अपने पास में L3, और L3 तो बेटा L1/3 था, L1 तो 1/2 है, अपॉन 3 और करेंगे तो 1/6 मीटर, ये लेंथ आ गई। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान देना। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास में कि अगर मान लो ये जो सेटअप है वो कुछ इसी तरीके का है, ठीक है, ऐसे ये लाइट पुली है,
स्मूथ, यहाँ मास है m या जो भी मास हो, आई डोंट नो, 10 kg मान लेते हैं, यहाँ मास मान लिया 10 kg। इधर ये ब्रिजेस है। इस बार में कंडीशन दी गई है कि ब्रिजेस जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, उन्हें फिक्स कर दिया गया, ठीक है, ब्रिजेस आर फिक्स्ड, लिख देता हूं मैं, ब्रिजेस आर फिक्स्ड। तो ब्रिजेस तो फिक्स्ड कर दिए गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या किया गया, ये बोला गया कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो रेजोनेंस में, यहां पर कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और ये रेजोनेंस में स्ट्रिंग के साथ में, ट्यूनिंग फॉर्क इज रेजोनेंस, ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद द स्ट्रिंग। विद स्ट्रिंग, ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो स्ट्रिंग के साथ में बेटा रेजोनेंस में, ठीक है। अब क्या किया गया, तो हमें मास फाइंड आउट करना है। अब माना ये न्यूमेरिकल में ही है कि यहां पर मान लो 10 लूप बन रहे थे, 10 kg का मास है और यहां पर ये जो लूप बन रहे थे, नंबर ऑफ लूप, वो मान लिए 10 लूप थे, ऐसे बहुत सारे लूप बन रहे होंगे और इन्होंने कह दिया 10 लूप है। अब इसमें कितना मास ऐड किया जाए, यहाँ पर 10 की जगह 9 लूप बने, फ्रीक्वेंसी वही रहनी चाहिए भाई, लेंथ भी चेंज नहीं करी उनका, फ्रीक्वेंसी वही है, उसी सेम फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर लूप 10 की जगह कितने बनने चाहिए, 9 लूप बनने चाहिए। तो कितना मास यहाँ ऐड कर दो, देखो ऐसा होगा भी, अगर हम लोग यहाँ मास ऐड करेंगे तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और टेंशन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, देखो बी होता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, भाई बी तो कांस्टेंट है, तो टी बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, और बी इक्वल टू होता है एफ इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो बेटा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी तो वेरी कर नहीं रही, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो यानी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, लैम्डा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो इसमें लूप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बड़ी वेवलेंथ के बनेंगे तो इतनी लेंथ में लूप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इसे फिक्स किया गया। तो इन्होंने कहा कि इसमें कुछ मास ऐड कर दिया गया, तो कितना मास ऐड किया जाए कि इसमें 10 लूप पहले बन रहे थे तो 10 की जगह क्या बनना चाहिए, 9 लूप बनने चाहिए, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो लिख लेते हैं न्यूमेरिकल को, find mass that should be placed on the 10 kg block so that the same tuning fork produces 9 loops between the bridges. Initially there are 10 loops. Find what mass should be placed on placed on 10 kg so that for same frequency 9 loops are produced between ब्रिजेस, इनके बीच में 9 लूप बने। तो यार अब एक काम करते हैं, तो मैंने लेट कर लिया कि यहां पर जो मास ऐड किया जा रहा है वो m मास इस पर रख दिया गया है। तो जब इसी सेम फ्रीक्वेंसी पर, इस फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर रहे थे, तो यहां पर पहले 10 लूप बन रहे थे, तो होता क्या था बेटा, nb/12 यानी 10b/12 मींस f इक्वल टू लिख सकते हो 10b, b की जगह अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और t तो यहाँ पर 10g होगा, तो 10g का मतलब हो गया 100 न्यूटन अपॉन में म्यू ओवर 12। ये हो गया पहला टर्म, एक इक्वेशन। दूसरी इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी तो वही रहनी चाहिए लेकिन लूप 9 बने, तो 10 की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, 9, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रखी लेकिन यहाँ 10 की जगह पुट कर दिया 9 अंडर रूट ऑफ, टेंशन चेंज हो गई, अभी 100 न्यूटन के बराबर टेंशन थी क्योंकि नीचे की तरफ ये 100 न्यूटन लग रहा था, ये टी थी, लेकिन m मास और अगर प्लेस किया तो इधर की तरफ mg और एक्ट कर गया, तो टेंशन t डैश हो गई। तो यानी टेंशन t डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 प्लस mg अपॉन में म्यू
अपॉन में 2L, ये बना। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। भाई दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है तो दोनों को क्या कर सकते हैं अपन लोग, कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो बनेगा अपने पास में 9 अंडर रूट ऑफ 100 प्लस mg अपॉन में म्यू टाइम्स ऑफ 2L इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 100 बाई म्यू अपॉन में 2L। देखो म्यू से तो ये म्यू कैंसिल हो गया, 2L से ये 2L कैंसिल हो गया, रूट हटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 81 100 प्लस mg इक्वल टू 100 इंटू 100। इसका मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा बेटा तो ये हो गया 8100 प्लस 81 mg इक्वल टू 10,000। तो 81 mg की तो वैल्यू आ जाएगी 10,000 माइनस 8100। इसे अगर सॉल्व किया जाएगा तो बेटा बनेगा 1900 81 mg। सो 81 इंटू m इंटू जी की वैल्यू तो है 10 इक्वल टू 1900, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। सो m की वैल्यू तो आ गई 190 डिवाइड बाई 81। अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज इतने केजी मास को ऐड करना, तभी 9 लूप बनेगा। क्यों ऐड करना ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि टेंशन बढ़ रही थी। अगर टेंशन बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी तो वही है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी। और उतनी ही जगह में अगर वेवलेंथ बड़ी है तो फिर 9 लूप बनेंगे। 10 लूप तो नहीं बनेंगे, 10 से कम बनने चाहिए, तो इनका 9 लूप बन रहे, वहां पर भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, यहां तक बात बेटा क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, अपन लोग 2 फिक्स एंड पर अगर कोई स्ट्रिंग है लेकिन कंपोजिट स्ट्रिंग है, उसमें वाइब्रेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशंस ऑन कंपोजिट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इस तरीके से मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, कंपोजिट स्ट्रिंग का मतलब 2 स्ट्रिंग हो गए, एक ये स्ट्रिंग है और एक बेटा ये स्ट्रिंग है। ये इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ भी अलग अलग है, इन दोनों स्ट्रिंग की थिकनेस भी अलग अलग है, इन दोनों स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ भी तो अलग अलग होगी। ऐसे एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है बेटा वो हो गई L1, ये लेंथ हो गई L1, इस स्ट्रिंग की लेंथ हो गई बेटा यहां से यहां तक की L2। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो देखते हैं अब क्या होगा इसमें, ध्यान देना बेटा। अब मैंने कहा कि यहां पर ये दोनों एंड पर ऐसे फिक्स्ड है और इनमें वाइब्रेशंस हो रहा है, तो वाइब्रेशन जो किए जाएंगे बालक वो तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से किया जाएगा, यानी कोई ट्यूनिंग फॉर्क होगा, और ट्यूनिंग फॉर्क की तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी उतनी फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी। रेजोनेंस की कंडीशन आएगी ना, 2 फिक्स्ड एंड पर है, तो यहां कुछ लूप बनेंगे, इधर भी लूप बनेंगे। अब ध्यान देना बेटा, अगर देखा जाए यहां मास पर यूनिट लेंथ कम है और इधर मास पर यूनिट लेंथ तो ज्यादा है, और मास पर यूनिट लेंथ अगर इधर ज्यादा है तो B इक्वल टू तो होता है बेटा अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। अब मेरे बच्चे कहेंगे सर टेंशन भी तो अलग अलग हो सकती है, नहीं। अगर ये स्ट्रिंग ऐसे है तो इसे कोई खींचने वाला अलग से कोई फोर्स नहीं लग रहा, और जब तक इस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल एक्ट नहीं करेगा तब तक टेंशन चेंज नहीं होगी। मैं अगर स्ट्रिंग को ऐसे कर देता तो फिर टेंशन चेंज होती है। यहां पर कोई मास नहीं है, 0 मास है, तो इसे अर्थ खींच ही नहीं पाएगी। यहां पर इतना मास है तो इस पूरे मास को अर्थ खींचने की कोशिश करेगी, यानी यहां टेंशन थोड़ी बढ़ेगी या और बढ़ेगी या और बढ़ेगी या और बढ़ेगी। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता तो टेंशन चेंज होती, लेकिन अभी इसमें कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है तो इसमें टेंशन चेंज नहीं होगी, यानी टेंशन तो T ही रहेगी। इतनी बात क्लियर है।
तो बी की वैल्यू तो आ गई बेटा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब एक काम करते हैं, तो अगर टेंशन सेम है, इधर म्यू ज्यादा इधर म्यू कम है, तो जिसमें म्यू ज्यादा होगा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो जिसमें मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगी वहां पर तो स्पीड क्या होगी बेटा, कम। और अगर यहां पर स्पीड कम हुई तो बी तो होता है बेटा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू के इक्वल होगी, क्योंकि स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा है। स्पीड जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। मतलब जिसमें मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा उसमें वेवलेंथ कम। अच्छा यहां देखो मास पर यूनिट लेंथ, ये स्ट्रिंग मोटी है, इसमें मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगी, तो यहां पर जो लूप्स बनेंगे यानी कि जो वेव आएगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो यहां पर लूप थोड़े से ज्यादा बनेंगे, यानी नंबर ऑफ लूप पर फर्क पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसे बनेंगे। यहां पर अगर इनमें वाइब्रेशंस होंगे तो इस वाली स्ट्रिंग में अगर मैं देखूं ऐसे लूप बन रहे हैं, सॉरी इस वाली स्ट्रिंग में अगर ऐसे लूप बन रहे हैं, तो इस वाली स्ट्रिंग में बेटा, इधर वाली स्ट्रिंग में थोड़े से छोटे लूप बनेंगे कंपैरेटिवली, ऐसे थोड़े से छोटे लूप बनेंगे ऐसे। क्यों बनेंगे ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी, तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ सकते हैं उतनी लेंथ के लिए, लेकिन वेवलेंथ कम है तो थोड़े से छोटे लूप बनेंगे। ये बात क्लियर है। मैंने कह दिया भाई यहां पर जो नंबर ऑफ लूप्स बने वो पी लूप्स बने, इधर बने टोटल पी लूप्स और इधर बने क्यू लूप्स। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में इनमें नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो निकालने के लिए आ सकता है। तो सीधी सी बात है यार, बड़ी कोई दिक्कत है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम रहेगी। मैं कहूं यहां फ्रीक्वेंसी f1 और इधर पर फ्रीक्वेंसी f2, तो ये दोनों ही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, जो कि रेजोनेंस में इनके साथ में, क्योंकि सोर्स की ही फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करती है। यानी f1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं f2। तो अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, अच्छा होता क्या है, f होता बेटा b/2l, तो f की जगह अपन लोग लिखेंगे b/2l, बल्कि b/2l नहीं होता बेटा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ना nb/2l, n मतलब यहां नंबर ऑफ लूप, तो यहां तो नंबर ऑफ लूप है p, तो pb/2l इक्वल टू इधर भी आ जाएगा f2 इक्वल टू L1 लिख दिया, और इधर आ जाएगा f2 इक्वल टू qv/2l2, इधर v1 और इधर स्पीड v2। 2 से तो ये बेटा 2 कैंसिल हो गया, सो p/q इक्वल टू बन गया अपने पास में v2/v1 इंटू L1/L2। बात कर रहे बेटा v2/v1 की, सो v2/v1, v क्या है, t/म्यू है, तो अंडर रूट ऑफ t अपॉन में म्यू1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ t अपॉन में म्यू2 इंटू L1 अपॉन में L2। t से तो t कैंसिल हो गया, सो p अपॉन में q की तो वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ म्यू2 अपॉन में म्यू1 टाइम्स ऑफ L1 अपॉन में L2। ये रेशियो आ जाता है। तो कंपोजिट स्प्रिंग है, अगर दोनों एंड पर फिक्स है तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये भी बात अपने को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो जरूरी नहीं कि मैं स्ट्रिंग को या ये जो सोनोमीटर इस टाइप का दे रखा है उसे दोनों एंड पर फिक्स रखूं। मैं कहूं किसी एक एंड पर फिक्स है, तब कैसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, यानी तब किस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनेगा, देखते हैं। एक मैं कोई सोनोमीटर बनाता हूं, ध्यान देना। ये मैंने मान लो ये कोई सोनोमीटर सेटअप बनाया, कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा ले लिया, सोनोमीटर नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने लेट कर लिया ऐसा। ये स्मूथ पुली, ये वायर है, इधर पर मास लटक रहा है, m मास है, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ इसमें mg एक्ट करेगा।
तो इसमें नीचे mg लग रहा है। अब क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ तो यहां पर टेंशन आएगी T, नीचे की तरफ इसमें लग रहा होगा बेटा mg। ये भी बात क्लियर है। अब देखना, ध्यान दो, मैं अगर कहूं कि ये वाली जो ब्रिज है ये फिक्स कर दिया, मूवेबल नहीं है, ये वाली ब्रिज कर दी फिक्स्ड, और ये वाली जो ब्रिज है ये मूवेबल है, इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क लिया और देखा कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाएगी तो इसमें भी हमें वेव की ही स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इन्होंने ये देखा कि एक बार जब हमने इसे ऐसे करके रेजोनेट ऐसे कराया तो एक लेंथ आई, वो लेंथ थी L1। तो इस लेंथ L1 पर इसमें कुछ लूप बन रहे होंगे, और वो लूप जो थे, बच्चे बोलेंगे सर ये n लूप बने। यहां पर नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए, नंबर ऑफ लूप्स हो गए n। नंबर ऑफ लूप्स जब n है तब इधर जो है ट्यूनिंग फॉर्क और स्ट्रिंग रेजोनेंस की कंडीशन में आ गए। एट दिस टाइम ट्यूनिंग फॉर्क एंड स्ट्रिंग both are in condition of resonance, condition of रेजोनेंस। ये दोनों रेजोनेंस की कंडीशन में आ गए। अब क्या हुआ होगा समझो आगे। मान लो मैंने इस मूवेबल ब्रिज को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कराया, L1 से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कराया। ध्यान देना बेटा, होता क्या है, ये जो नंबर ऑफ लूप्स बना करते हैं ना, ये कंप्लीट होने चाहिए। अगर दो एंड पर फिक्स्ड है कोई स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ लूप जो होने चाहिए वो इंटीजर में होने चाहिए, तभी तो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब अगर मैंने मान लो इसे थोड़ा सा यहां पर शिफ्ट करा दिया, तो अगला जो लूप बनेगा वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, वो इंटीजर में नहीं आ रहा था। इसका मतलब अभी रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। मैं इसे आगे बढ़ाता गया, आगे बढ़ाता गया, आगे बढ़ाता गया। एक टाइम ऐसा आया जब एक लूप और बन गया, और जैसे ये एक लूप और बन गया तो मैंने यहां पर लेंथ नोट कर ली, और ये लेंथ तो L2 निकली, और ये अगेन कंप्लीट लूप बनाया, तो अगेन ये किसमें आ गया, रेजोनेंस की कंडीशन में आ चुका है। ध्यान देना जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर पहले फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी तो NB/2L होती। अब रेजोनेंस की कंडीशन के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ लूप तो मैं उतने ही रख रहा हूं, 4 ही। अगला वाला बन कहां रहा है, लेंथ को बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो लेंथ बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी, तो रेजोनेंस तो नहीं है। लेकिन मैं इस लेंथ को बढ़ाता जा रहा, 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 अचानक से नंबर ऑफ लूप भी बढ़ गए, और इनका रेशियो बिल्कुल फिक्स आ गया, और वही रेशियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। तो ये तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई ना। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि अगली बार में कुछ ऐसा हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ, एक बार में यहां पर जो एक लूप की जो लेंथ होती है वो तो λ/2 है, और ये L1 है। तो क्या मैं L1 को बच्चे ये लिख सकता हूं n λ/2? बच्चे बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर बात है कि इसको तो n λ/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अगली बार में नंबर ऑफ लूप्स में बढ़ाता गया, और यहां पर ये हो गया n+1। क्या हो गया, n+1। तो क्या मैं L2 को लिख सकता हूं भाई n+1 टाइम्स ऑफ λ/2? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये भी लिख सकते हो। अब इधर से अपन लोग को देखो L1 और L2 तो स्केल से अपन लोग पता कर लेंगे कितना है, वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और फ्रीक्वेंसी तो सोनोमीटर की, वो ट्यूनिंग फॉर्क की लिखी होती है हमेशा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही पता है। अब क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए तो लैम्डा पता होना जरूरी है। तो लैम्डा की वैल्यू अपन लोग यहां से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो ध्यान देते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या है। एक काम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इससे इसे माइनस कर दूं। सो 2 - 1 अगर करेंगे, सो 2 - 1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में n+1 टाइम्स ऑफ λ/2 माइनस n टाइम्स ऑफ λ/2
इक्वल टू L2 माइनस L1, यानी ये बना अपने पास में n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस n लैम्डा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस का L1। n लैम्डा से तो n लैम्डा कैंसिल, तो लैम्डा की तो वैल्यू आ गई बेटा 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। और मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो स्केल से पता लग जाएगा, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पहले से ही पता है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं रही। सो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर कैलकुलेट करेंगे वो तो होगी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी तो ये रही, तो 2f टाइम्स ऑफ L2 माइनस में L1। तो अगर इस तरीके का भी कोई सेटअप है, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो अपन लोग इन न्यूमेरिकल्स को बेटा निपटा कर जाएंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो जब दो एंड पर कोई स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेशन करेगी तो उसमें कुछ एनर्जी भी आएगी। मैंने पहले भी इस बात को आप लोग को बता रखा है कि एनर्जी किस तरीके, एनर्जी इसके अंदर जो थी वो लॉस नहीं होती थी, यहीं पर घूमती रहती थी। इस पूरे में एनर्जी जो है इकट्ठी रहती थी यहाँ पर। तो वो एनर्जी होगी कितनी, उस एनर्जी की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव। एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव। समझो बेटा ध्यान से। मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इधर ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में अभी मैंने लेट कर लिया कि एक ही लूप बन रहा है, एक ही लूप के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू आ ही जानी चाहिए। ऐसे ये स्टैंडिंग वेव। यहां पर अगर देखेंगे तो ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये भी तो नोड है। मैं बच्चों से पूछूंगा कि बच्चा ये बताओ, जब यहां पर ये पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा होती, बच्चे कहेंगे, और वो 2a ओमेगा की इक्वल होती थी एंटी नोड पर, और इधर वाले नोड की जो वेलोसिटी है वो तो 0 होती थी सर। लेकिन अगर किसी x पोजीशन पर अपन लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले जाए तो काम बन जाएगा। देखो अगर अपने को निकालनी इसमें एनर्जी, ध्यान देना बेटा, तो जब ये पूरी ये जो वेव है, ये स्ट्रिंग है, उठ करके जब यहां आ रही होगी, जब यहां आ रही होगी तो इसके पास वेलोसिटी तो होगी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0। और इधर पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब टोटल एनर्जी अगर अपने को निकालनी है तो क्या मैं मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, काम बन जाएगा? क्योंकि यार यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी तो 0। तो अगर मैं देखूं तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व भी रही, और टोटल एनर्जी यहां पर, चाहे यहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो मैक्सिमम वैल्यू, चाहे यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, काम बन जाएगा टोटल एनर्जी। लेकिन सर हर जगह पर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी अलग है। भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो 2 ओमेगा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी इससे, इस पर और कम होगी, इस पर और कम होगी, इस पर और कम होगी, इस पर और कम होगी। तो यहां काइनेटिक एनर्जी अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। अब मुझे तो बतानी है कि इस पूरे में कन्फाइंड जो एनर्जी होगी वो कितनी है। तो हर एक पॉइंट की अगर स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी, और हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी भी तो अलग ही होगी। भाई अलग ये एनर्जी है, तभी तो ये उतने एम्पलीट्यूड तक नहीं पहुंच रहे जितने एम्पलीट्यूड तक ये पहुंचा। सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहे हैं। तो अब सर क्या करें? अब दिमाग में एक आइडिया आया कि जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो अपन लोग कैलकुलस का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यानी किसी जनरल पोजीशन x पर अगर वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए ना और उसे इंटीग्रेट कर दे तो काम बन सकता है। चलो निकालते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर कुछ मासेस ले लिए इस स्ट्रिंग के, इतने, और इन मासेस को मैंने कह दिया ये मास है छोटे से मास dm, जो dx लेंथ में।
कितनी लेंथ में बालक? dx लेंथ में। अब मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी को तो अपन लोग लिख सकते हैं डी के इक्वल टू हाफ यहां का छोटा सा मास dm इंटू इस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। काश में इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख पाता तो कम बन जाता, लिख लेंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं डी के इक्वल टू हाफ dm की, पूरी l लेंथ है, l लेंथ का मास है m, मास ऑफ l वो तो m, सो 1 यूनिट का मास कितना होगा बेटा? m बाई एल। सो dx यूनिट का मास कितना होगा? m बाई एल टाइम्स ऑफ dx। और m बाई एल को तो मेरे बच्चे कहेंगे सर इसे तो मैं म्यू लिखूंगा, तो उसका मास हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ dx, तो इसकी जगह लिख दिया म्यू dx। अब बात आ रही वेलोसिटी की, ध्यान देना बेटा। मैं अगर बात करूं इस पोजीशन की तो वेलोसिटी तो होती है बेटा ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। तो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर एक आइडिया है अपने पास में एम्पलीट्यूड निकालने का। अगर मैं इस वेव की इक्वेशन लिखा करता था तो मेरे ख्याल से इस वेव की इक्वेशन आती थी 2a sin kx cos ओमेगा टी, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग कराते थे। तो यही तो एक्स डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड था। तो बच्चे कहेंगे सर एक्स डिस्टेंस पर मुझे जो एम्पलीट्यूड लिखना है, क्या उसकी जगह मैं 2a kx लिख दूं और उसके बाद अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही तो वेलोसिटी होगी। भाई वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, और यहां पर तो एम्पलीट्यूड तो इतना है एक्स डिस्टेंस पर। बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गई। तो b की जगह तो लिख देंगे 2a sin kx इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, पॉइंट क्लियर है। सो डी के आ गया अपने पास में हाफ म्यू इंटू 2a ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1/2 म्यू 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx dx। ये आ गया, 2 से a2 कैंसिल, सो डी के आ गया अपने पास में 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, यही टोटल एनर्जी होगी। इंटीग्रेट बेटा कहां से कहां तक करोगे? लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के l तक। साइन स्क्वायर kx डायरेक्ट तो अपन लोग नहीं कर पाते थे, फॉर्मूले का यूज करते थे, और पता था अपन लोग को cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो था वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू आ जाती थी बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू क्या मतलब, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा यानी 2 kx डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ dx। अब इसे अगर अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे बालक तो बनेगा टर्म क्या आ जाएगा, ध्यान देना। तो टर्म हो जाएगा e इक्वल टू 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो 1/2 dx हो गया माइनस 1/2, के कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था तो वो डिवीजन में चला जाता है, और इधर था अपने पास में cos 2 kx, इसका बेटा बन जाएगा sin 2 kx, 2 के तो डिवाइड में हो जाएगा 2 2 जा 4 sin 2 kx 0 से l। जैसे ये लिमिट लगाओगे ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। dx का तो इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट लगाओगे 0 से l, तो ये बन गया अपने पास में e इक्वल टू 2 म्यू a स्क्वायर, सॉरी 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ l। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, म्यू को चाहो तो मास पर यूनिट लेंथ यानी m बाई एल लिख सकते हैं, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ l से l कैंसिल। सो एनर्जी जो आ गई वो आ गई ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल, मेरे ख्याल से इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
ध्यान देते हैं। तो अगर केवल अपन लोग सेटअप ऐसा रख रहे हैं तब तो ठीक है। थोड़ा सा सेटअप अगर अपन लोग चेंज कर दें, मान लो एक एंड पर कोई स्ट्रिंग फिक्स हो और दूसरे एंड पर फ्री हो, तब वाइब्रेशंस कैसे होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग when one end is fixed and other end is free। हमें स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस देखने हैं जब एक एंड फ्री हो और दूसरा एंड कैसा हो बेटा, दूसरा एंड फिक्स हो, ठीक है, तब क्या होगा समझो। तो देखो बेटा, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री नहीं हो सकता। फ्री होने का मतलब है, देखो अगर फ्री होगा तो टेंशन नहीं होगी, और टेंशन तो लेनी है यार। तो इसका मतलब है दूसरा एंड किसी एक ऐसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, कंपोजिट स्ट्रिंग एक ऐसी है जिसमें मास पर यूनिट लेंथ तो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए मानते हैं उस एंड को अपन लोग फ्री मान लिया करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान दो, एक ये स्ट्रिंग हो गई, ये एंड इसका फ्री है, और दूसरा एंड मैंने मान लिया कि किसी एक ऐसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ लगभग 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तब ये माना जाएगा कि ये एंड फ्री है। अदरवाइज फ्री थोड़ी ना हो सकता, ये भी कहीं जुड़ा होगा ऐसे। अगर फ्री में मान लेता कि है, तो इसे अगर मैं फ्री एंड मानता तो यहाँ टेंशन ही डेवलप नहीं होती, टेंशन डेवलप नहीं होती तो वैल्यू कैलकुलेट तो नहीं कर पाते, ये बात तो क्लियर है। चलो देखते हैं, मेरा ध्यान दें। अब अगर दूसरा एंड फ्री है तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि बच्चे यहां से अगर कोई वेव गई तो उधर से एक वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई आएगी और स्टैंडिंग वेव बनेगी, और स्टैंडिंग वेव अगर बनेगी तो वो वाला एंड तो फ्री है, और वो वाला एंड अगर फ्री है तब क्या होगा, ध्यान देना, तब ऐसा होगा कि इस तरफ जो बनेंगे, जो एंड फ्री होगा वहां तो एंटी नोड बनेंगे। भाई उधर तो कोई एंड फिक्स मान नहीं रहे, तो क्या बनना चाहिए, एंटी नोड बनने चाहिए, तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो इधर से तो एक ऐसे नोड प्रोड्यूस होगा और यहां पर आ जाएगा एंटी नोड। हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा हो कि इधर से ऐसे करके 2 लूप पहले बन जाए और फिर एक एंटी नोड बने। हो सकता है अगली बार ऐसा हो कि 3 लूप बन जाए फिर एंटी नोड है। मतलब यहां पर 1.5 लूप बना, यहां पर 2.5 लूप बन गए, और यहां पर 3.5 लूप बन गए, ऐसे बन गए। इस तरीके से हो सकता है। फ्री एंड का मतलब तो ये हो गया। तो अब अगर अपन लोग यहां पर लेंथ की बात करें पूरे स्ट्रिंग की, तो टोटल नंबर ऑफ लूप की अगर बात की जाए तो n लूप पहले बन रहे होंगे, पूरे n लूप प्लस 1/2 और ऐड हो रहा होगा, जैसे 2 लूप प्लस 1/2, 3 लूप प्लस 1/2, ऐसे ही चल रहा है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लूप अगर देखे जाए तो वो तो होने चाहिए n प्लस 1/2। भाई n लूप बन रहे हैं और आधा लूप बन रहा है, और अगर मैंने यहां से यहां तक की लेंथ वाला l मान ली तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एक लूप की लेंथ तो λ/2 होती है, तो n लूप की लेंथ तो हो जाएगी n λ/2, ठीक है। तो यानी कि पूरे n प्लस 1/2 2 लूप की लेंथ क्या होगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे वो तो होनी चाहिए n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब मैं बच्चों से बोलूंगा कि लैम्डा तो जो होता था b इक्वल टू एफ लैम्डा होता था, तो लैम्डा की जगह तो v/f लिख सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में l इक्वल टू n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ v/f। ये बन गया। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं तो फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू तो आ गई बेटा n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ b अपॉन में लेंथ l, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी आएगी 2n प्लस 1
टाइम्स ऑफ बी अपॉन में 2l। तो अगर किसी एक एंड पर ओपन है तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी बनेगी। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं n की वैल्यू यहां पर बेटा 0 रखूं तो फॉर n इक्वल टू 0 देखना फ्रीक्वेंसी तो ये आई, फ्रीक्वेंसी इस तरीके की आई। तो फॉर n इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी थी f इक्वल टू 2n+1 b अपॉन में 2l। तो यहां n अगर 0 के इक्वल रखोगे तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि कितनी बनी बेटा b/2l। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। जैसे मैं यहां पर बेटा लिखूंगा फॉर n इक्वल टू 1 तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n की वैल्यू 1 2 + 1 3 यानी 3 टाइम्स ऑफ b/2n। और ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ f0। तो f0 इंटू 3 यानी थर्ड हार्मोनिक या इसे एक और नाम दिया जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। मेरे बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। अगली अगर मैं यहां पर n की जगह 2 लिखूं तो फॉर n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 जब मैं लिखूंगा तब यहां बनेगा f इक्वल टू 5b अपॉन में 12। इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ f0। तो इसे बोलेंगे अपन लोग फिफ्थ हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन तो जरूरी नहीं हार्मोनिक के बाद वाला ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब है कितने तुम्हारे प्रोसेस होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली इस चीज को देख लिया बेटा। अगर अपन लोग इस चीज को मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा, तो 2 बाउंड्री कंडीशंस इसमें बनेगी, समझो। तो इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो इस स्ट्रिंग में अपन लोग देखें, ध्यान देना बेटा, तो यहां पर बाउंड्री कंडीशंस अगर चेक करें, ये स्ट्रिंग रही, ये फ्री एंड हो गया। तो x इक्वल टू एल पर तो यहां बन रहा है एंटी नोड, और x इक्वल टू 0 पर तो यहां बन रहा है नोड। इधर से एक वेव गई, इधर से एक वेव गई, उसकी इक्वेशन है y1 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और इधर से ये आ रही है, इसकी इक्वेशन है y2 इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेटा सुपर इंपोज कर रही है तो y इक्वल टू तो आएगा y1 प्लस y2, यानी y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2। y1 मीन्स a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। a तो मैंने कॉमन ले लिया, और यहां पर बन गया ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, यानी kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो साइन c प्लस साइन d अगर देखें तो बालक बन जाएगा ये y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a साइन c प्लस d/2, यानी साइन kx प्लस थीटा/2 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा/2। ये इक्वेशन बनी। अब अगर मैं देखूं यहां पर बाउंड्री कंडीशंस इसकी, तो बाउंड्री कंडीशंस में इससे पहले भी ये बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बता चुका हूं, इनके बारे में पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं।
तो दो जगह पर है, एक तो x इक्वल टू 0 पर, एक x इक्वल टू l पर। तो x इक्वल टू 0 पर तो नोड फॉर्म हो रहा है, और जहां नोड फॉर्म होता है वहां पर तो ये तो रहा बेटा एम्पलीट्यूड इसका, बाकी तो SHM हो रहा है। जहां पर नोड फॉर्म होता है वहां पर तो एम्पलीट्यूड 0 होता है, यानी 2a साइन के x की जगह तो 0 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से थीटा की वैल्यू तो 0 आ गई। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूं, तो जैसे मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो एट x इक्वल टू l पर अगर हम लोग देखेंगे थीटा की वैल्यू 0, और यहाँ एंटी नोड बन रहा है, और एंटी नोड पर तो एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होता था। तो 2a cos ओमेगा टी इक्वल टू 2a, सॉरी 2a cos kx sin kx इक्वल टू 2a। 2a से ये 2a क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। और बल्कि मैं 2a ना रख करके, या एंटी नोड बन रहा है तो मैं प्लस माइनस 2a रखूंगा। अब साइन में ये जो प्लस माइनस, ये जो वैल्यू आती है प्लस माइनस 1, मेरे ख्याल से बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो वैल्यू आनी चाहिए, x की जगह तो मैं l रख रहा हूं, और ये वैल्यू कहां पर आएगी। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो n पाई प्लस पाई बाई 2 की कंडीशन होती है, +1 या -1, ये जनरल वैल्यू में आता है, यानी के एल इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहां से अगर अपन लोग निकालेंगे बेटा, ये तो k इंटू एल की वैल्यू होगी, तो l की वैल्यू अगर निकालेंगे, k तो 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो k की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स ऑफ l इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। मैं आगे बता दे रहा हूं यहां पर इस चीज को, पाई से तो ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो इधर से लैम्डा की वैल्यू बेटा आ जाएगी, वो l की वैल्यू आ जाएगी, तो l 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4l इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। क्या यही वैल्यू अपन लोग पहले कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, l इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4 बना था, और उसी से वैल्यू कैलकुलेट करते हुए चले जा रहे थे, ऐसे ही हार्मोनिक और नोट्स बन रहे थे। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें बच्चों को समझ में आ गई होंगी। तो वेव ऑन स्ट्रिंग लगभग अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। एक लेक्चर में इसमें केवल जितना भी वेव ऑन स्ट्रिंग से रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स, और कुछ सिमुलेशंस की हेल्प से अपन लोग वेव ऑन स्ट्रिंग में पार्टिकल किस तरीके से ट्रेवल करता है, किस तरीके से स्टैंडिंग वेव बना करते हैं, उन चीजों को देखेंगे। थैंक यू।